क्या पढ़ रहे थे, ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था और ग्रेविटेशन क्या होता है ये बता दिया है तुमको। ग्रेविटेशन क्या था, तो इस पूरे ब्रह्मांड में ब्रह्मांड ही होता है ना, यूनिवर्स, हाँ, इस पूरे ब्रह्मांड में हर एक मास दूसरे मास पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। एक मास जो है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, दूसरे मास पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब ये जो अट्रैक्शन, ये जो फोर्स है वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का है, और ये जो अट्रैक्टिव नेचर वाला फोर्स था उसी को हमने क्या बोला था, ग्रेविटेशन। फिर ग्रेविटी क्या है सर, फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या है, दो मासेस में से अगर एक मास अर्थ होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब दो मासेस है, मून ले लो, अर्थ ले लो, इंसान ले लो, अर्थ ले लो, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटी। ग्रेविटेशन एक बड़ा सा टर्म है, मतलब किसी भी दो मासेस के बीच में जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन है। और ग्रेविटी में एक पार्टिकल या एक मास अर्थ होगा और दूसरा मास कुछ भी हो सकता है, सन हो सकता है, मून हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी में आपको बताया गया था न्यूटन्स फॉर्मूला। न्यूटन भाई साहब ने केप्लर्स के लॉ को यूज करके एक फॉर्मूला डिराइव किया था। वो फॉर्मूला क्या था कि दो मासेस के बीच में सॉरी ये m1 और ये m2 और चीज आएगी यार, ये कोरोना वाली चीज नहीं है, कोरोना खांसी होती है, ठीक भी होता है क्या पता नहीं क्या है। तो m1 और m2 मेरे पास दो मासेस हैं और दोनों के सेंटर के बीच की दूरी कितनी है, r, कुछ ज्यादा ही होता है। हमने क्या बोला, हमारे पास दो मासेस है m1 और m2 और इनके बीच के, इनके सेंटर्स का जो सेपरेशन है वो कितना है, स्मॉल r। तो न्यूटन भाई साहब, न्यूटन हमारे बड़े भाई साहब, उन्होंने क्या किया था, एक फॉर्मूला बताया। फॉर्मूला बोला कि बच्चों आज के बाद से जब भी दो मासेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करोगे तो आप क्या कर देना, m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर देना और सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देना। फिर उसने बोला कि ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन अच्छा नहीं लगता, प्रोपोर्शनैलिटी साइन अच्छा नहीं लगता तो उसको भगाना चाहिए। अब उसको भगाने के उन्होंने कांस्टेंट ही दिया, कैपिटल G, m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। m1 पहले वाले ऑब्जेक्ट का मास, m2 दूसरे वाले ऑब्जेक्ट का मास, r सेपरेशन बिटवीन देयर सेंटर्स एंड कैपिटल G, इसको हमने बताया था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसका वैल्यू कितना आया था, g का वैल्यू था 6.67 into 10 to power minus 11, ऐसा ही स्टैंडर्ड्स में, ठीक है, ऐसा ही यूनिट्स में इसका वैल्यू आया था हमारे पास 6.67 into 10 to power minus 11। अब मैंने इसको यूनिवर्सल क्यों बोला है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी चला जाए, कहीं पर भी कोई चला जाएगा और उसे मन करे वहां पे कि ग्रेविटेशन फोर्स कैलकुलेट करने का, तो कैपिटल G का वैल्यू वो 6.67 into 10 to power minus 11 ही यूज करेगा। तो यहां से क्या कर पाएंगे, दो मासेस के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट कर पाएंगे। अच्छा, अब मैंने ना एक क्वेश्चन तुमको सॉल्व कराया था इससे पहले वाले लेक्चर में, जिसमें मैंने तुमको बताया था कि 100 केजी के दो मासेस हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करना सिखाया था। अब वो जो वैल्यू आया था फोर्स का वो बहुत छोटा था क्या, इसमें ना कुछ कुछ बातें होती हैं वो आप शायद समझ सकते हो। पहला क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में अगर मैं बात करूं, ये इसकी प्रॉपर्टीज है या इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप समझ लेना। इसको क्या करते हैं ना, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इसको बोलते हैं वीक फोर्स, ये एक वीक फोर्स के कैटेगरी में आता है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो वीक फोर्स के कैटेगरी में आता है। फिजिक्स में फोर्सेस को कैटेगराइज किया गया है, स्ट्रॉन्ग फोर्स, वीक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, इस तरह से कुछ कैटेगरीज है। तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या होता है, वीक फोर्स के अंदर पड़ता है। ग्रेविटेशन फोर्स इज अ वीक फोर्स, ठीक है। दूसरा इसे क्या बोलते हैं, ये एक सेंट्रल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। अब सेंट्रल फोर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि द फोर्स
always act, the force always act in the direction, yeah, the force always act along the line joining, along the line joining the center of masses, the center of masses, ठीक है, इसको सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। ये सब याद रख सकते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर जो फोर्स का डायरेक्शन है ना, m1 पर अगर आप अट्रैक्शन फोर्स देखोगे तो इधर लग रहा है, m2 पर अट्रैक्शन फोर्स देखोगे तो इधर होगा। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज सेंट्रल फोर्स। अब ये सेंट्रल फोर्स क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि जो भी फोर्स है, फोर्स सेंटर अलोंग द सेंटर्स एक्ट करता है। इसके सेंटर से इसके सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा ना, उसके अलोंग फोर्स का डायरेक्शन होगा। जैसे मैं अगर बोलूं कि मान लो एक बड़ा सा अर्थ है ऐसे और एक सैटेलाइट है ऐसे, ये सैटेलाइट है और ये अर्थ है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि फोर्स का डायरेक्शन बताओ, तो इसके सेंटर और इसके सेंटर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा उसके अलोंग हम क्या करेंगे, सेंट्रल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स का डायरेक्शन बता देंगे। क्लियर है क्या? वीक फोर्स है, सेंट्रल फोर्स है, इसको एक और नाम बोलते हैं, क्या मतलब एक और इसकी प्रॉपर्टी है लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब क्या है ना कि दो मासेस अगर बहुत दूर वाले सेपरेशन में भी रखे होते हैं तब भी उनसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। मतलब तुम सोचो कि जुपिटर और अर्थ के बीच में बहुत ज्यादा दूरी है क्या, या अर्थ और सन के बीच में भी बहुत अच्छा खासा दूरी है, या अर्थ और मून के बीच में भी हमने देखा है कि बहुत अच्छा खासा दूरी है, किलोमीटर्स में या लाइट ईयर्स में एक्सप्रेस करते हैं। तो अब अगर सन और अर्थ के बीच में इतना अच्छा खासा दूरी है, फिर भी सन के कारण अर्थ का ग्रेविटेशनल जो अर्थ का रोटेशन हो पाता है सन के अबाउट, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही हो पाता है। मतलब वो जो सुबह और रात हो रहा है ना, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण है। अगर सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होता तो दिन और रात का कोई कंसेप्ट नहीं होता। बात समझ में आ रहा है? इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है। लॉन्ग रेंज फोर्स है मतलब दूरी वाला फोर्स है। दूरी वाला फोर्स इन द सेंस तुम दो ऑब्जेक्ट को बहुत दूर दूर भी अगर रखोगे तब भी उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो तुमको उसका कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, तीन तरह से हम अपने ग्रेविटेशन फोर्स को बोलते हैं कि शायद इससे पहले वाले लेक्चर में नहीं बताया था। पहला याद रखना वीक फोर्स है, दूसरा याद रखना है सेंट्रल फोर्स है, तीसरा याद रखना है लॉन्ग रेंज फोर्स है। ठीक है, अब एक सिंपल सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन मैंने तुमको कराया था। 100 केजी के दो ऑब्जेक्ट लिए थे और उन दोनों के बीच में मैंने आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करके दिखाया था। आज क्या करते हैं, कुछ भारी भारी ऑब्जेक्ट्स के बीच में, मतलब सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बीच में और अच्छा खासा डिस्टेंस रहेगा जिनके बीच में, उन वहां पर एक कैलकुलेशन करेंगे। बेसिकली मैं तुमको ना कैलकुलेशन करना सिखाना चाहता हूं कि कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब कैलकुलेशन करना क्यों सिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर जो मासेस इन्वॉल्व होंगे ना, एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही भारी भारी ऑब्जेक्ट वाले फोर्सेस के लिए है। अब बहुत ही भारी भारी ऑब्जेक्ट वाले फोर्सेस के लिए है मतलब उसका मास बहुत ज्यादा होगा। अब 10 टू पावर समथिंग उसका मास अगर है, जैसे 10 टू पावर 24, अर्थ का मास अप्रोक्सीमेटली 6 into 10 टू पावर 24 है। अर्थ का मास, मून का मास, अब एग्जैक्टली डेटा याद रखना बहुत मुश्किल है, मेरे को तो नहीं याद है तो मैं डेटा को एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको कैलकुलेशन करना सिखाना चाहता हूं कि ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आप कैलकुलेशन कैसे करोगे। नो डाउट आप, मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे होनहार स्टूडेंट हो, आपको रिटेस्ट सर ने बहुत अच्छे से मैथ सिखाया है, ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ मैथ्स मैं भी सिखा देता हूं, ठीक है, जरूरी है, सीख लेते हैं। मान लो क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि एक प्लैनेट, अब प्लैनेट तो कोई भी हो सकता है ना, सिर्फ अर्थ ही तो प्लैनेट नहीं है, दुनिया जहान के हजार प्लैनेट हो सकते हैं। अगर तुमको नहीं विश्वास है कि बहुत सारे प्लैनेट है तो वो मार्वल की या डीसी की आप कोई भी मूवी देख लो, उसमें वो भर भर के दिखाएंगे, कुछ भी प्लैनेट बता देते हैं भाई। अब कुछ भी प्लैनेट है, मान लो एक प्लैनेट उन्होंने बना दिया एमपी, ठीक है, एमपी प्लैनेट है और सपोज ये हमारा अर्थ, ठीक है,
अब ऐसा बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया कि मास ऑफ अर्थ, अब एग्जैक्टली 6 into 10 to the power 24 है, ये मेरे को नहीं पता, ठीक है। तुम बोलोगे सर आपने तो 6 into 10 to the power 24 बोला था, वहां पे तो 5.97 दिखा रहा है, तो एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, एग्जैक्टली डेटा याद रखना मेरा काम नहीं है, मैं कैलकुलेशन करना आपको सिखा रहा हूं। सपोज मास ऑफ अर्थ गिवन था 6 into 10 to the power 24 kg, बहुत छोटा मास है ना, 6 into 10 to the power 24 kg, ऐसे उठा के फेंक देंगे हम तो अर्थ को, ये फेंक दिया, ऐसा फेंक देंगे ना, हालत खराब हो जाएगी भाई साहब। 6 into 10 to the power 24 kg है इसका मास, मास ऑफ अर्थ है सपोज 6 into 10 to the power 24 kg, और ये बोला गया जो प्लैनेट है, जो प्लैनेट है, प्लैनेट का भी मास कुछ अच्छा खासा होगा, सपोज प्लैनेट का मास मान लेते हैं 2 into 10 to the power 30 kg। अब कौन सा प्लैनेट है मेरे को नहीं पता, ठीक है, तुमको जो अच्छा लग रहा है तुम प्लैनेट का नाम लिख दो। अर्थ का मास ऐसा कुछ गिवन है, प्लैनेट का मास ऐसा कुछ गिवन है, और ये बोला गया सेपरेशन बिटवीन द प्लैनेट्स, सेपरेशन बिटवीन द प्लैनेट्स, ये जो प्लैनेट्स थे, प्लैनेट्स के बीच की दूरी बता दी गई, कितनी बता दी गई, मान लो बता दी गई 1.2 into 10 to the power 16 मीटर्स, ठीक है, 1.2 into 10 to the power 16 मीटर्स, मतलब 1.2 into 10 to the power 16 मीटर, बहुत बड़ा वैल्यू है, बहुत ज्यादा सेपरेशन, ठीक है। अब आपसे बोला गया है फाइंड फोर्स ऑन प्लैनेट, फोर्स ऑन प्लैनेट बिकॉज ऑफ अर्थ, ये बोला गया है, एंड फोर्स ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट पे जो फोर्स लगेगा, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे फोर्स ऑन प्लैनेट, फोर्स ऑन प्लैनेट बिकॉज ऑफ अर्थ, बिकॉज ऑफ अर्थ, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्स ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ प्लैनेट। अब ना हमने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा है, न्यूटन का थर्ड लॉ में हमने क्या सीखा था कि अगर ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स अप्लाई करता है, दो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी अगर दो ऑब्जेक्ट है, अगर ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी पर फोर्स लगा रहा है और ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट ए पर फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए बिकॉज ऑफ ऑब्जेक्ट बी ये इक्वल होता है फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट बी अप्लाइड बाय ऑब्जेक्ट ए। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों फोर्सेस क्या होंगे, इक्वल होते हैं, और वो डायरेक्शन वाइज एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट होते हैं। क्या एक्शन रिएक्शन पेयर इसी को तो बोलते हैं ना। हमने पढ़ा था कि एक ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाएगा तो दोनों के बीच में जो फोर्स डेवलप होता है वो मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन वाइज एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट है। अब यहां पर क्या करना अपने को, प्लैनेट का मास, अर्थ का मास सब कुछ गिवन है, और ये कंसेप्ट यूज करेंगे, जो प्लैनेट पे फोर्स लगेगा अर्थ के कारण और जो अर्थ पे फोर्स लगेगा प्लैनेट के कारण, दोनों का वैल्यू सेम होगा। क्या दोनों का वैल्यू सेम रखना है, क्यों? क्योंकि वो एक्शन रिएक्शन पेयर होगा। एक्शन रिएक्शन पेयर होगा इसका मतलब जितना फोर्स प्लैनेट अर्थ पे अप्लाई करने वाला है, अर्थ भी उतना ही फोर्सेस प्लैनेट पे अप्लाई करेगा, लेकिन दोनों ही फोर्सेस का डायरेक्शन जो होगा वो जस्ट ऑपोजिट होना चाहिए। देखते हैं अब क्या बचा है, सिर्फ कैलकुलेशन बचा है। अब मैं बोल रहा हूं सिर्फ कैलकुलेशन बचा है, लेकिन बहुत लोगों की ना यहां पर खबर टली हो जाएगी कैलकुलेशन का नाम सुन के, ठीक है। इतने भारी भारी टर्म सर, इतने भारी भारी टर्म, ग्रेविटेशन भी इतना मुश्किल है, हमने तो सोचा ही नहीं था। फॉर्मूला तो भाई वही से, फॉर्मूला तो कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर ही है। हमें करना क्या है यहाँ पर, हमें कैलकुलेशन सीखना है। अब बहुत लोगों को आता होगा कैलकुलेशन, ठीक है, बहुत लोगों को नहीं आता है कैलकुलेशन। अब जिनको नहीं आता है कैलकुलेशन, मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जिनको आता है वो क्या करेंगे, कैलकुलेशन खुद से कर लेंगे और स्किप करके आगे देख लेंगे। हम जानते हैं फोर्स ऑन प्लैनेट बिकॉज ऑफ अर्थ, मैं अगर ये कैलकुलेट करूं या फोर्स ऑन अर्थ बिकॉज ऑफ प्लैनेट कैलकुलेट करता, दोनों का वैल्यू एक जैसा ही होगा, तो ये क्या लिखेंगे, कैपिटल G मास ऑफ प्लैनेट मास ऑफ अर्थ सेपरेशन का स्क्वायर, ये लिखने वाले हैं। अब एक एक करके वैल्यू पुट करना स्टार्ट कर दो। ये डायग्राम हटा देता हूं, मुझे जगह चाहिए और कैलकुलेशन करने के लिए।
मास ऑफ प्लैनेट और ये अर्थ एमपी और ये अर्थ दोनों को हटा दिया जाए, सेपरेशन 1.2 into 10 to the power 16 मीटर्स का था। अभी एक एक करके वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। फोर्स ऑन प्लैनेट बिकॉज ऑफ अर्थ, कैपिटल जी के प्लेस में 6.67 into 10 to the power -11 पुट कर सकते हैं कैपिटल जी का वैल्यू। मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट अगर अपने को पुट करना है तो प्लैनेट का मास वाज 2 into 10 to the power 30। मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ इज 6 into 10 to the power 24 डिवाइडेड बाय सेपरेशन का स्क्वायर। दोनों के बीच का जो सेपरेशन था वो था 1.6 into कितना लिया था 1.2 into 10 to the power 16 लिया था, 1.2 into 10 to the power 16 और इसका स्क्वायर। अब ये सॉल्व करना है, बहुत लोगों को सॉल्व करना आता होगा, जिनको नहीं आता है बस मैं उनके लिए बता रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या करना ना, जितने भी नंबर वाले टर्म्स है ना उनको अलग लिख लो और पावर वाले टर्म्स को अलग लिख लो, ऐसा करना। सबसे पहला काम क्या करना है, जितने भी नंबर वाले टर्म्स है, नंबर वाले टर्म्स कौन कौन से 6.67 into 2 इसको मैंने अलग रखा, इसको अलग कर दिया into 6, ठीक है। 1.2 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो 1.2 का स्क्वायर 1.44 हो जाएगा, 1.44। अब जितने भी पावर वाले टर्म्स है एक साथ लिखो। यहां पर है 10 to the power -11, फिर है 10 to the power 30, फिर है 10 to the power 24 और डिवाइड कर दो 10 to the power 16। 16 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 10 to the power 32 हो जाएगा क्या, तो यहां पे रख दिया हमने 10 to the power 32। अच्छा, ये 1.44 है 6.67। मैं थोड़ा थोड़ा अप्रोक्सीमेट करने का सोच रहा हूं, मैं एग्जैक्ट आंसर नहीं फाइंड कर रहा। तुम चाहो तो तुम उसको एग्जैक्टली सॉल्व कर सकते हो, मैं थोड़ा अप्रोक्सीमेट करने का सोचो। देखो ये 1.44, अगर ये 1.5 होगा, ये अप्रोक्सीमेट आंसर है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है। एग्जैक्ट आंसर के आपको उसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा, मैं अप्रोक्सीमेशन के लिए बता रहा हूं कि आप थोड़ा अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे ला सकते हो। 1.44 और ये 6.67 है, यार ये 12 से डिवाइड कर दो पहले, तो 6 और 2 है ना, ये थोड़ा आसान बनाया जा सकता है। ये 6 और 2 12 हो जाएगा और ये 1.2 आएगा क्या, नहीं, ये आ जाएगा हमारे पास 12 और ये 100, ये आ जाएगा 0.12। 12 था और ये 1.44 को अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.12। अब यहाँ पर देखो 0.12 है और यहाँ पर 6.67 है, कैलकुलेट कर लीजिएगा यार, ये ऐसा लिखा जा सकता है क्या, 667 डिवाइडेड बाय 12, ये वाले टर्म को मैंने अलग से लिख दिया। अब जब भी आपको पता हो, जब एक जैसे पावर होते हैं और वो मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो पावर्स को ऐड कर देते हैं, और अगर डिवीजन होता है तो पावर को माइनस करना होता है क्या, तो यहाँ पर वैसा ही करते हैं। यहाँ पे लिख दिया 10, इसका पावर वाज -11, मल्टीप्लिकेशन जब है तो पावर्स को ऐड करते चले जाओ, और अगर डिवीजन है तो डिवीजन में पावर को माइनस कर दो, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब इसको अगर मैं थोड़ा और सिंपलीफाई करूं तो फोर्स ऑन प्लैनेट बिकॉज ऑफ अर्थ 12, 60 अगर मैं कैंसिल करता तो 5 होता, फिर से 60 अगर मैं कैंसिल करूं तो 5 होगा, फिर 70 आ रहा है, मतलब वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा 6 के आसपास हो जाएगा, इनटू -11। अच्छा, ये -32 और ये 30, ये -2 बन गया क्या, ये -2 और ये -11, -13 प्लस 24, ये +11 हो जाएगा क्या, तो 10 to the power 11 लिख दिया। इसको और अच्छा क्या लिख सकते हैं, फोर्स ऑन प्लैनेट बिकॉज ऑफ अर्थ, इस डेसिमल को यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर एक और पावर चढ़ जाएगा, 10 to the power 12। अब सबको ऐसा ही स्टैंडर्ड में रखा था, इसलिए आंसर भी क्या आएगा 5.56 into 10 to the power 12 न्यूटन का आंसर आएगा। अब फिर से जिसको कैलकुलेशन आता है ना इस तरह का पावर वाले कैलकुलेशन, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसको कैलकुलेशन नहीं आता है वो क्या करेंगे, कैलकुलेशन को ध्यान से देखेंगे, ये कैलकुलेशन ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से सॉल्व किया जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिलेंगे, सन का मास दे दिया, मून का मास दे दिया, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पूछ लिया, अर्थ का मास दे दिया, सैटेलाइट का मास दे दिया, वो जब फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट कर दो, सेपरेशन दे दिया, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट कर दो। अच्छा,
इस तरह के क्वेश्चन में क्या मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। अब एक रेशियो वाला क्वेश्चन बताते हैं आपको। रेशियो वाला क्वेश्चन क्या है, आप चाहो तो क्वेश्चन लिख सकते हो। क्वेश्चन क्या है कि if force acting between two masses, if force acting between two masses is capital F, force acting between two masses is capital F, find the new force, find the new force between the two masses, find the new force between the two masses if mass of one of the object, if mass of one of the object is half, if mass of one of the object is half and separation between the masses, and separation between the masses is double। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला मैंने, क्वेश्चन बोला कि if force of attraction between two masses, दो masses के बीच का जो force of attraction था वो कैपिटल F था। अब क्या हुआ कि दोनों में से दोनों masses आइडेंटिकल है। ठीक है, दोनों masses कैसे थे, आइडेंटिकल masses है, एक जैसे masses थे। अब दोनों मास में से एक मास का जो मास है उसको आधा कर दिया गया है, दोनों में से एक मास को आधा कर दिया गया और उनके बीच की दूरी को 2 गुना कर दी गई है। अब जो नया फोर्स होगा दोनों मासेस के बीच में उसका वैल्यू हमें ढूंढना है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल F। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। हमने क्या बोला कि दो मासेस थे M और M और इनके बीच की दूरी कुछ तो r होगी, मुझे नहीं पता क्या है दूरी, बस मुझे ये बोला गया है कि दो मासेस थे, आइडेंटिकल मासेस थे, तो मैंने दोनों का मास m मान लिया है। ठीक है, और ऐसा मान लेते हैं कि दोनों के बीच की जो सेपरेशन थी या दोनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी कितनी है, वो दूरी है r। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला, ये केस 1 है और इसमें इन्होंने बोला कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो कितना है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है इनके बीच में, ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इनके बीच में कितना है, कैपिटल F। अब इन्होंने सेकंड सिनेरियो में क्या बोला कि दोनों में से एक जो मास है उसका मास क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया है। दोनों में से एक जो मास है उसका मास आधा कर दिया गया और इनके बीच की दूरी को 2 गुना कर दी गई है। इनके बीच की दूरी जो पहले r की थी अब उसको डबल कर दिया गया है और पूछा गया है कि नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में क्या होगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। नया फोर्स को मैं लिख रहा हूं F डैश, जो नया फोर्स जनरेट होगा मुझे नहीं पता क्या होगा तो मैंने उसको लिख दिया F डैश। अच्छा, ये जो F था F का वैल्यू ऐसा लिख सकते हैं क्या, दैट इंप्लाइज F को क्या लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग से, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन F है, यहां पे लिखते हैं दैट इंप्लाइज F का जो वैल्यू है वो कैपिटल G m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, ऐसा कुछ होता है क्या। जो पहले सिनेरियो का फोर्स है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, कैपिटल G m स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। इस तरह से हम क्या कर पाएंगे, फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। अब अगर मैं नया फोर्स कैलकुलेट करूं इस नए कंडीशन के लिए तो कैपिटल G को यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा, तो कैपिटल G का वैल्यू कैपिटल G रहने दिया। पहला मास अभी भी m है लेकिन दूसरा मास हो गया है m/2 और इनके बीच में जो सेपरेशन था वो 2r का था। अब इनके बीच में जो नया सेपरेशन है वो 2r का है, अगर तो 2r का स्क्वायर करना पड़ेगा क्या। इसको थोड़ा सा अगर मैं सिंपलीफाई कर दूं ना तो f डैश का वैल्यू कितना आ रहा है, कैपिटल G m स्क्वायर, कैपिटल G m स्क्वायर 2r का होल स्क्वायर, ये 4r स्क्वायर हो जाएगा। 2r का होल स्क्वायर इज 4r स्क्वायर into 2, दैट इंप्लाइज जो नया फोर्स है इनके बीच में वो हो जाएगा कैपिटल G m स्क्वायर
अपॉन 8r²। लिख सकते हैं ना इस तरह से, कैपिटल G m² अपॉन 8r²। अब आप ध्यान से देखो सर, ये वैल्यू जो है ना gmr², ये gmr² इधर भी दिख रहा है क्या? ये gmr² के प्लेस में कैपिटल F सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अगर gmr² के प्लेस में कैपिटल F सब्स्टिट्यूट करोगे तो जो नया फोर्स आ रहा है वो F अपॉन 8 हो जाएगा। ये आंसर था जो हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब इस तरह के क्वेश्चन ना तुम्हारे एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछते हैं। वो बोलेंगे कि भाई मास को 3 गुना कर दिया, मास को 4 गुना कर दिया, मास को आधा कर दिया, सेपरेशन को 5 गुना कर दिया, जो नया फोर्स है वो बताओ। अरे बहुत ही आसान है ना, जो फॉर्मूला जानते हैं फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। मास को 4 गुना कर दिया तभी मैं फॉर्मूला पुट करना जानता हूं। बात समझ में आ रहा है क्या? इसमें एक अच्छा क्वेश्चन होगा। अच्छा क्वेश्चन कैसा है? क्वेश्चन लिखो, ये पहले तो इसको नोट कर लो। क्वेश्चन लिखना, इफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इफ ऐसा लिखो, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन between, the force of gravitation between two identical masses, force of gravitation between two identical masses is capital M. Force of gravitation या force of attraction between two identical masses is, between two identical masses is capital F, full stop. Keeping the separation same, keeping the separation same, keeping the separation same, if one of the mass, keeping the separation same, if one of the mass, keeping the separation same, if one of the mass is increased by 10%, if one of the mass is increased by 10% and another mass is decreased by 10%, keeping the separation constant, if one of the mass is increased by, one of the mass is increased by 10% and another one is decreased by 10%, find the new force of attraction, find the new force of attraction between them, find the new force of attraction between them। स्क्रीन पॉज करके खुद से एक बार ट्राई करना। मैंने क्या बोला कि दो मासेस हैं, ठीक है? अब मुझे मासेस का ज्ञात नहीं, मासेस क्या रखने हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन बस मुझे इतना पता है कि दो आइडेंटिकल मासेस थे, इनके बीच की दूरी कुछ तो r है, मुझे नहीं गिवन था तो मैंने अज्यूम कर लिया दो मासेस हैं और इनके बीच की दूरी कुछ तो मैंने कितना मान लिया, r मान लिया, ठीक है? अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो कैपिटल F है उसका वैल्यू है कैपिटल G m² अपॉन r²। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसका वैल्यू यही तो गिवन है ना, कैपिटल G m² अपॉन r²। अब जो नया कहानी ये बता रहे हैं, नया कहानी ये क्या बता रहे हैं? नया कहानी इसने ऐसा बताया, थोड़ा पॉज कर देता हूं। जो नया कहानी इन्होंने बताया उसमें इन्होंने क्या बोला कि एक मास, मान लो ये फर्स्ट मास है और ये सेकंड मास है, फर्स्ट वाले मास को अपने को क्या करना है, 10% से इंक्रीज करना है और सेकंड वाले मास को हमें क्या करना है, 10% डिक्रीज करना है। अब अगर मैं बोलूं इफ फर्स्ट mass is to be increased, if first mass is to be increased by 10%, then new value of m1 will be, पहले वाले मास को अगर मुझे 10% से बढ़ाना है then new value of m1 will be, नया वैल्यू m1 का क्या लिखेंगे? देखो पहले m तो था, m तो पहले से था ना, इसमें 10% इंक्रीज करना है, तो 10% इंक्रीज करना है मतलब 10/100 ऑफ m लिखेंगे क्या? इसको जब आप सॉल्व करोगे तो जो नया m1 आएगा ना, मास को बढ़ाने
बढ़ाने के बाद वो कितना आ जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो m प्लस 0.1 m आएगा। आई होप तुमको ये परसेंटेज सॉल्व करना आता हो। तो जो नया मास है, नया मास का वैल्यू आ जाएगा 1.1 टाइम्स ऑफ m। मैंने क्या किया, पहले m मास तो था ना, मुझे उसमें 10% और इंक्रीज करना है, तो 10% और इंक्रीज करोगे तो 10/100 ऑफ m लिखेंगे। इसको सॉल्व करने पर जो m1 का वैल्यू आ रहा है वो 1.1 टाइम्स ऑफ m आ जाएगा क्या। उसी तरह m2 को क्या लिखना है, m2 को 10% से डिक्रीज करना है ना, तो पहले m था, अब क्या करेंगे, 10% ऑफ m से डिक्रीज कर देंगे। तो जब आप m2 को सॉल्व करोगे ना, तो m माइनस 0.1 m, ये 0.9 m के बराबर आ जाएगा। आ गया ना, पहला जो मास था 10% से बढ़ाया तो 1.1 m आ गया, दूसरा जो मास है उसको 10% से कम कर दिया तो 0.9 m आ जाएगा। अब इनके बीच में अगर मैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कैलकुलेट करूं नया F डैश, अगर मैं F डैश कैलकुलेट करूं, कैपिटल G का वैल्यू कांस्टेंट है, उसके वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पर लिख दिया मैंने कैपिटल G, कोई फर्क नहीं पड़ा। m1 के प्लेस में रख दो 1.1 टाइम्स ऑफ m और m2 के प्लेस में रख दो 0.9 टाइम्स ऑफ m। दोनों के बीच का जो सेपरेशन है, दोनों के बीच के सेपरेशन को हमने चेंज नहीं किया था। ये f डैश का वैल्यू आ रहा है क्या, इसको थोड़ा और आसान बनाते हैं या थोड़ा सिंपलीफाई कर देते हैं। अच्छा आप ये स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, रब करना है मेरे को। पता नहीं ये सर्दी कहां से आ गई। अच्छा किसी ने मेरे से प्रोजेक्टाइल पूछा था, प्रोजेक्टाइल मैं पढ़ा दूंगा यार, मैं देखो जितना भी टाइम मिलेगा ना आपको, जो मैं पढ़ा पाऊंगा मैं सब पढ़ा दूंगा। आप टेंशन ना ले कि ये छूट रहा है सर, वो छूट रहा है सर, मेरे को जितना आता है वो एट तुमको आना स्टार्ट हो जाए। आप इस बात की गारंटी बेफिक्र रहो कि आपको सब कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, आप बेफिक्र रहो, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा। अच्छा f डैश का वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो f डैश कितना हो जाएगा, gmm अपॉन r स्क्वायर, ये तो ऐसे ही रहने दो, gm स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। 1.1 को अगर 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे, 1.1 को 9 से मल्टीप्लाई करके तो कितना आता, 9.9 आता ना, जब इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.99 आएगा, 0.99। अब पहले का फोर्स कितना था, gm स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, बाद में जो फोर्स है वो 0.99 हो गया। कौन सा फोर्स ज्यादा है, f का वैल्यू ज्यादा है या f डैश का वैल्यू ज्यादा है, f का वैल्यू 1 टाइम्स ऑफ ये है और ये 0.99 टाइम्स ऑफ ये है, इसका मतलब जो फोर्स है f डैश उसका वैल्यू कम हो गया है। ये नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी पूछा था ना, नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो 0.99 टाइम्स ऑफ पुराना फोर्स है, मतलब यहां पर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, दैट इंप्लाइज f डैश इज 0.99 टाइम्स ऑफ f। तो जो नया फोर्स डेवलप होगा अट्रैक्शन का वो पुराने फोर्स का 0.99 टाइम्स है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। आज इतना ही रहने देते हैं, कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व करना सीखा है। तुम्हारे पास जो भी बुक अवेलेबल हो ना, एनसीईआरटी हो, साइड बुक हो और तुम्हारे स्टेट बोर्ड का बुक हो, जो भी बुक अवेलेबल हो, अगर तुम्हारे पास बुक्स नहीं है तो तुमको एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर बुक मिल सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हो उसको, ठीक है। नेट में सर्च करना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक फॉर क्लास 9, वहां पे आपको क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक मिल जाएगा, वहां से आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इतना ही नहीं मिलते आज।